मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में मैं आपके पास आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2022 अंक का नवीनतम समान ज्ञान लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये अत्यंत पसंद आएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को भी शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे फीडबैक मिलेगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि आगामी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं नवीनतम समान ज्ञान। NPPA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अगर इसकी संक्षिप्त व्याख्या की जाए तो वो ये है कि मूल्य नियंत्रण के तहत लाई जाने वाली आवश्यक दवाओं के उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना सरकार के द्वारा 29 अगस्त 1997 को की गई थी। इसकी स्थापना की रजत जयंती 29 अगस्त 2022 को समारोह पूर्वक मनाई गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। सुरेश एन पटेल देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए। सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को ही देश का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, CVC इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है। इस पद पर श्री संजय कोठारी, जो 24 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे, उनका स्थान श्री पटेल ने लिया है। ये थी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के कड़ाईकुड़ी स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक एन कलाई सेल्वी को अब CSIR की महानिदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। उनकी यह नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। CISR के 80 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब इसका प्रमुख किसी महिला को बनाया गया है। CSIR के अधीन 38 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 4500 से अधिक वैज्ञानिक कार्यरत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। विक्रम के दोरईस्वामी ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम के दोरईस्वामी अब ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। इस पद पर गायत्री ईश्वर कुमार, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका स्थान ये लेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। केंद्र सरकार ने गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि अगस्त 22 में की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के श्री भल्ला की इस पद पर नियुक्ति अगस्त 2019 में 2 वर्ष के लिए की गई थी। बाद में अगस्त 2021 में इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। कार्यकाल में ताजा वृद्धि से अब वह 22 अगस्त 2023 तक इस पद पर रह सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की वृद्धि की गई। देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर तैनात, याद रखेंगे मित्रों, देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर तैनात श्री राजीव गौबा को इस पद पर रहने के लिए 1 वर्ष की और वृद्धि की गई। अब ये अगस्त 2023 के अंत तक इस पद पर बने रह सके। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में भारत के द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक।
भारत सरकार के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक होंगे। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति यू ललित देश के नए मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति यू ललित देश के नए मुख्य न्यायाधीश 27 अगस्त 2022 से बने हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना का इस पद पर कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक था। उनके बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति ललित को ही मुख्य न्यायाधीश बनाने की संस्तुति निवृत्तमान न्यायमूर्ति रमना ने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए की थी, जिसे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी प्रदान कर दी थी। ठीक है। न्यायमूर्ति यू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ ऐसे दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें बार से ही सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। बार से सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SM सीकरी थे, जो 13वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये उल्लेखनीय है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक समीर V कामत अब DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए चेयरमैन नियुक्त। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर G सतीश रेड्डी अब पुनः रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2022। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता के लिए जिन पुरस्कारों सम्मानों की घोषणा राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में की गई है, उनमें थल सेना के जवानों के लिए कीर्ति चक्र और 8 शौर्य चक्र शामिल है। पुलिस व अन्य सशस्त्र बलों के भी 2 जवानों के लिए कीर्ति चक्र और 5 जवानों के लिए शौर्य चक्र की घोषणा की गई है। सेना के पुरस्कारों में नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को वीरता के दूसरे सर्वोच्च सम्मान, ध्यान देंगे, वीरता के दूसरे सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है। शांति काल में बहादुरी के तीसरे बड़े सम्मान शौर्य चक्र से सेना के 8 व अन्य बलों के 5 कुल मिलाकर 13 जवानों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शशि थरूर को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद शशि थरूर को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा वहां की सरकार ने अगस्त 2022 में की है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व वर्षों के जाने माने खिलाड़ी सुरेश रैना को क्रिकेट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अगस्त 2022 में सम्मानित किया है। 2010 के दशक में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 18 टेस्ट, 226 ODI और 78 2020 मैच सुरेश रैना ने खेले। तीनों ही श्रेणियों के क्रिकेट में शतक बनाने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। ध्यान दीजिएगा। IPL में मुख्य रूप से चेन्नई सुपर किंग्स से संबद्ध रहे सुरेश रैना ने सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2020 में संन्यास ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। KK बिरला फाउंडेशन का न्यास सम्मान 2021। KK बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान, यहाँ पर ध्यान देंगे KK बिरला फाउंडेशन का जो व्यास सम्मान है वो मिला है हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत को।
नई दिल्ली में रविंद्र भवन में। 4 लाख रुपये, 4 लाख का ये पुरस्कार उन्हें महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित नाटक महाबली के लिए दिया गया। इससे पूर्व 2020 का 30वां व्यास सम्मान हिंदी साहित्यकार प्रोफेसर शरद पगारे को उनके ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा 31 अगस्त 2022 को फिलीपींस के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की पुण्यतिथि के अवसर पर घोषणा की गई। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार जिन 4 लोगों को दिए गए हैं उसमें कंबोडियाई साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हटोरी, फिलीपींस की पेडिट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड, वो फ्रांसीसी फिल्म निर्माता वो पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेन चेधिप शामिल हैं। इनके लिए पुरस्कारों की घोषणा करते हुए रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन की 31 अगस्त 2022 की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 54 वर्षीय सेथियारा छिम ने खमेर रूज के शासनकाल में सताए गए पीड़ितों का इलाज करने में विशेष ख्याति प्राप्त की है और उनके इस कार्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति मिली है। तदाशी हटोरी जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ 58 वर्षीय तदाशी हटोरी ने वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया है। इनमें से अधिकांश लोग वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। फिलीपींस की बाल रोग विशेषज्ञ 64 वर्षीय बर्नाडेट मैड्रिड के संबंध में फाउंडेशन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन्होंने हजारों प्रताड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा कानूनी सहायता के साथ साथ सामाजिक सहायता भी प्राप्त कराई। पुरस्कारों से सम्मानित चौथे पर्यावरणवादी कार्यकर्ता 27 वर्षीय गैरी बेनचेघिव ने इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इन पुरस्कारों का वितरण नवंबर 2022 में मनीला में किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं मित्रों। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो 2022 में दिया गया है, उस फिल्म में शेरशाह को, जो फिल्म शेरशाह है उसको सबसे अधिक 7 पुरस्कार मिले। वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए बॉलीवुड के प्रतिष्ठित 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में 30 अगस्त 2022 को हुआ और इस पुरस्कारों में जो सर्वाधिक 9 पुरस्कार सुजीत सिरकार निर्देशित फिल्म सरदार उधम को प्राप्त हुआ। यह फिल्म 14 पुरस्कारों हेतु नामित थी। सर्वाधिक 19 नामांकन विष्णुवर्धन के द्वारा निर्देशित फिल्म शेरशाह के लिए किए गए थे, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कुल मिलाकर 7 पुरस्कार ही मिले। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कारों की सूची को अगर हम देखें तो यह है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर है विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को मिला है फिल्म शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 में कपिल देव की भूमिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता एहान भट्ट 99 सॉन्ग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री शर्वरी बाघ बंटी और बबली 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर सीमा पाहवा राम प्रसाद की 13वीं के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमांकर मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ संवाद दिवाकर बनर्जी और वरुण ग्रोवर फिल्म संदीप और पिंकी फरार के लिए। सर्वश्रेष्ठ स्टोरी चंडीगढ़ करे आशिकी अभिषेक कपूर, सुप्रतीक सेन, तुषार पंजपे। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी विजय गांगुली
चकाचक अंतरंगीरे। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ संपादन फिल्म शेरशाह। ठीक है। प्रोड्यूसर पार्श्व गायक जो है प्लेबैक सिंगर पुरुष के लिए बी प्राक मन भरिया फिल्म शेरशाह के लिए। प्लेबैक फीमेल सिंगर आशीष कौर फिल्म शेरशाह रातांग लंबिया के लिए। संगीत तनिष्क बागची जानी वो अन्य फिल्म शेरशाह के लिए। तो एक और इम्पोर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है सुभाष घई को। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब जो सूचना है वो है निधन जिन महान लोगों का हुआ उसके बारे में सूचना। तो जो ये है राकेश झुनझुनवाला, शेयर मार्केट में बिग बुल उद्यमी के रूप में विख्यात भारत के दिग्गज उद्यमी श्री राकेश झुनझुनवाला की 62 वर्ष की आयु में 14 अगस्त 2022 को मुंबई में निधन हो गया। कॉलेज के दिनों में मात्र 5,000 रुपये से निवेश से ये स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में स्थान राकेश झुनझुनवाला ने बनाया था। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति का कुल मूल्य जून 2022 के अंत तक $5.8 बिलियन था और भारत के 36वें सबसे धनी व्यक्ति हुए थे। निधन से पूर्व राकेश झुनझुनवाला ने आकाशा एयरलाइन नाम से निजी विमान सेवा भी लॉन्च की थी, जिसकी पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 को मुंबई अहमदाबाद के बीच हुई थी। इस विमान सेवा के उद्घाटन के समय ही उन्हें अंतिम बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था। शेयर मार्केट के अतिरिक्त बॉलीवुड से भी राकेश झुनझुनवाला का जुड़ाव रहा था और उन्होंने अमिताभ बच्चन व करीना कपूर अभिनीत कुछ फिल्मों में प्रोड्यूसर काम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदीप पटवर्धन, मराठी नाट्य और सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव जो बहुत ही मतलब फेमस पर्सनैलिटी हैं, रह चुके थे। तत्कालीन सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में 30 अगस्त 2022 को निधन हो गया। श्रावण कुमार, बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और गीतकार श्रावण कुमार टॉक का 86 वर्ष की आयु में 25 अगस्त को निधन हो गया। इनके द्वारा जो है सौतन फिल्म, सौतन की बेटी, सनम बेवफा, प्यार की जीत, प्रीत और साजन बिना सुहागन आदि फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया था। अभिजीत सेन जाने माने अर्थशास्त्री और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों में से एक प्रोफेसर अभिजीत सेन का 71 वर्ष की आयु में 29 अगस्त 2022 को निधन हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ष दिवस सप्ताह है, तो जाने हम 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस, 2 अगस्त दादरा और नगर हवेली को मुक्त कराए जाने की वर्षगांठ, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त मैत्री दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है, 9 अगस्त क्रांति दिवस है, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस है, 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। ये उल्लेखनीय है कि ये दिवस वर्ष में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 अगस्त को विश्व गज दिवस भी है, 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। ठीक है, ये हाल ही में शुरू किया गया 14 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के समय नफरत और हिंसा के चलते देश के लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 से की है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत मनाता रहा है, मनाता रहेगा और हम लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम इस दिन को ये दिन हमें जो हमेशा अपनी आज़ादी किस तरह से हम लोगों ने पाई है वो हमें याद दिलाता रहता है, दिलाता रहेगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य और बहरीन का भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्र लिंक्टेस्टीन में भी 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस है।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान की हत्या 1975 में 15 अगस्त को हुई थी। उन्हीं के लिए ये शोक 15 अगस्त को वहाँ राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। ठीक है, कुछ हम जान लें। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भी है। 20 अगस्त को विश्व मधुमक्खी दिवस है। कुछ पुस्तकें हैं, इक्वल येट डिफरेंट, जो अनीता भोगले के द्वारा लिखा गया है। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत, द डॉल्फिन एंड द शार्क नमिता थापर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन दिनांक 22 से 26 अगस्त को भोपाल में हुआ। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑपरेशन अभियान है। विभिन्न देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास। 16 देशों के वायु सैनिक अभ्यास। पिच ब्लैक 2022 में भारत की भागीदारी। 16 देशों के द्विवार्षिक वायु सैनिक अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में 19 अगस्त 2022 को हुआ। ठीक है। भारत और वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2022, ये पंचकुला में चंडी मंदिर कैंटोनमेंट एरिया में 1 से 18 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ। विनवैक्स का आगामी संस्करण विनवैक्स 2023 में वियतनाम में संपन्न किया जाएगा। ठीक है। भारत और ओमान की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास अल नजा राजस्थान में बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अगस्त 2022 को संपन्न हुआ। भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों का संयुक्त अभ्यास, ये जो है वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में बकलोह में आयोजित हुआ। आते हैं कुछ सम्मेलन। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये प्रस्तावित है इंदौर में। श्रम मंत्रियों का जो राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है ये आंध्र प्रदेश में तिरुपति में संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। विविध डेफ एक्सपो 2022 अक्टूबर 2022 में गांधीनगर में। रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में गांधीनगर में 18 से 23 अक्टूबर 2022 में होगा। ये आयोजन पहले मार्च 2022 में प्रस्तावित था, जो लॉजिस्टिक कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दिया गया था। इस प्रतिष्ठित द्विवार्षिक प्रदर्शनी का इस वर्ष ये 12वां संस्करण होगा। इससे पूर्व 11वीं डिफेंस एक्सपो का आयोजन 5 से 20 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला अब फरवरी 2023 में। प्रतिवर्ष जनवरी माह में प्रगति मैदान में लगने वाले दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया था। बाद में पूरे वर्ष इसके लिए बाधाएं आती रही, जिसके चलते इस वर्ष इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ने रद्द कर दिया था और अगले वर्ष 2023 में यह आयोजन फरवरी में होने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, ये थे नवीनतम सामान्य ज्ञान की का कुछ संक्षिप्त विवरण। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसके बाद आप एक बार दर्पण का एक बार ऑफलाइन एक फास्ट रिव्यू कर लें, तो ये आपके लिए जो इसका जो संकलन है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और ऑल द बेस्ट व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए।